गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है चैप्टर 8 ग्रेविटेशन आपका भी चल रहा है और आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ी थी जिसमें आपने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा। सेकंड, उसके बाद आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से किसी एक प्रॉपर स्टेबल ऑर्बिट में सेट करते हैं, ठीक है, रॉकेट के थ्रू। देन उसके बाद हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला डिड्यूस किया। देन उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला उसमें डिड्यूस किया था। एंड लास्ट हाइट ऑफ दैट सैटेलाइट का हमने वहाँ पे फॉर्मूला डिड्यूस किया था। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जो भी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इट मीन्स रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, उसकी अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो वो किस तरीके से निकाली जाएगी। और ये सभी को पता ही होगा कि जो भी उस सैटेलाइट की एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो दो एनर्जी के सम से मिलके बनी होगी। एक पोटेंशियल एनर्जी उसकी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर क्या कर रखा है, अर्थ को, जिसका मास है कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल R, और इसके ऑल अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट मैंने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है। जिस सर्कुलर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है जिसका मास है स्मॉल m, और कितनी डिस्टेंस पे है वो अर्थ की सरफेस से, x डिस्टेंस पे है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो अब आपको यहाँ पे पता ही होगा कि जब हम इस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जिसका स्मॉल m मास है, इस सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर बॉडी है वो इस अर्थ के साथ किसी न किसी फोर्स से इंटरेक्ट कर रही है। वो कौन सा फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कहीं इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे सेटअप है। और ये जो हमारे पास बॉडी है, इट मीन्स कि यहाँ पे इस पे जो भी वर्क डन हुआ है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में। तो वो कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स कि जब ये जो बॉडी है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे सेट हो रखी है, तो उस केस में इस बॉडी का क्या होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इसकी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से इंडिकेट कराते हैं, वो उसका फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। वो कितना था, माइनस का GMM, दोनों बॉडीज़ का मास का प्रोडक्ट कैपिटल M और स्मॉल m, अपॉन क्या करा था, माइनस का GMM अपॉन R मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, R प्लस x। सेंटर से लेते हैं ऑलवेज डिस्टेंस यहाँ पे, तो R प्लस x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R प्लस x। ओके, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। नाउ अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। ये तो क्या होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ बात आती है अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी ये बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे कंप्राइज कर रही है। तो ये बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन कर रही है, ऑर्बिटिंग कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, मोशन में है। तो इट मीन्स, और कौन से फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशन फोर्स इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है जिसकी वजह से सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो जब ये रिवॉल्व करी किसी न किसी वेलोसिटी के टर्म्स में कर रही होगी, किसी न किसी वेलोसिटी के थ्रू कर रही होगी, तो इट मीन्स कि जब ये मोशन में है तो इट मीन्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। इसमें हम mv² की वैल्यू निकालेंगे। तो mv² की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, वो क्या, कि जो भी इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, वो किस फोर्स की वजह से मिल रहा होगा उसे, किस फोर्स की वजह से प्रोवाइड हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखूँ तो आप सभी को पता है mv²/r होता है। तो m यहाँ पे उस बॉडी का मास स्मॉल m v² अपॉन डिस्टेंस r² mv²/r होता है। तो r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको दिख रही है कितनी है, r + x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, r + x। फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता है Gmm अपॉन r² लिखते हैं। तो Gmm स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, r + x का होल स्क्वायर। यहाँ पे r + x से एक r + x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे mv² की जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी Gmm अपॉन r + x। Now put this value in इक्वेशन, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन। कहीं कहीं पे काइनेटिक एनर्जी को T से भी इंडिकेट करा रखा। सो यहाँ पे T क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो ये mv² आ रहा ना, इस mv² की जगह क्या आ जाएगा, Gmm अपॉन r + x। हाफ एज इट इज़ Gmm अपॉन r + x। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके वो खुद आ जाएगा वहाँ पे Gmm अपॉन 2r + x। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं E से इंडिकेट कराती हूँ। E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको दिख रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, और इक्वेशन सेकंड में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की। तो क्या निकल के आएगा, T के बदले आ जाएगा Gmm अपॉन 2r + x। एंड U का फॉर्मूला जब हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से तो माइनस है यहाँ पे, तो Gmm अपॉन r + x। दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ कॉमन लेके तो बाहर कॉमन आ जाएगा Gmm अपॉन r + x, और यहाँ पे अंदर बचेगा, इसमें तो 1/2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, कितना आएगा सॉल्व करके, -1/2। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी Gmm अपॉन r + x एज इट इज़, और यहाँ का जो माइनस का 1/2 है तो माइनस एज इट इज़, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, एंड अपॉन 2 एज इट इज़। तो अगर मुझे यहाँ पे रिलेशन देना है 3 एनर्जीज़ का, कौन कौन सी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक टोटल एनर्जी, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट जो टोटल एनर्जी है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये तो हाफ हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, पूरा का पूरा निकल के आ रहा है Gmm अपॉन r + x। तो इसका रिलेशन क्या निकल के आएगा, देखिए। तो देखो E और T का रिलेशन मैं कैसे लिख सकती हूँ, E एज इट इज़ रहेगा, जो यहाँ पे इसके फॉर्मूले में माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा, और इस पूरे टर्म के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, T मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गया E और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। हाँ, एक और बात, यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट नेगेटिव निकल के आ रही, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, याद होगा मैंने आपको बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है कि कहीं पे अगर कोई बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हो रहा है तो उस केस में वहाँ पे जो भी एनर्जी आती है निकल के वो नेगेटिव निकल के आती है। और जब भी कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इट मीन्स वो सिस्टम आपस में क्या होंगे, वो बॉडीज़ आपस में क्या होंगी, बाउंडेड फॉर्म में होंगी, बाउंड होंगी। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन एनर्जी का ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये जो दो सिस्टम है, अर्थ और ये सैटेलाइट, ये कैसे सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है। ठीक है, हाँ, तो E और T का रिलेशन निकल के आ गया। अब इसी के साथ मुझे U का रिलेशन लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहीं पे देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे E को एज इट इज़ रहने दूँ, माइनस को रहने दीजिए, ये /2 1/2 आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ पे से, तो यहाँ पे /2 1/2 एज इट इज़ रहने देती हूँ। अब बाकी का जो है माइनस का Gmm अपॉन r + x, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक और रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया, वो क्या कि E = क्या हो जाएगा, U/2। और अच्छे से लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, U = कितना हो जाएगा यहाँ पे,
2e, सबसे बेटर ये है, ठीक है। तो और अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे 2e था, ठीक है, यहाँ पे इस 2e को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, t के टर्म्स में लिख सकती हूँ, माइनस का 2t लिख सकती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे e को लिखा है वैसे ही किसको लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को भी लिख देंगे, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन, माइनस का 2t इज इक्वल्स टू 2e इज इक्वल्स टू u, जिसमें t काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, e टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, एंड u है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अभी तो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी, अब निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको ये टर्म समझना पड़ेगा, ये एक्चुअली है क्या। बाइंडिंग एनर्जी, जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है कि जैसे बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, आपको यही लग रहा होगा बाइंडिंग का मतलब ये है कि ये जो बॉडी है वो कितने एनर्जी के साथ यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का मतलब थोड़ा उल्टा है। वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी वो पर्टिकुलर एनर्जी, अभी तो ये कैसा सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है, क्योंकि इसकी एनर्जी जब हमने निकाली थी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की तो वो नेगेटिव में निकल के आई, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सैटेलाइट इस अर्थ के थ्रू ग्रेविटेशन पुल ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रखी है, बाइंड हो रखी है, क्या हो रखी है, बाउंड हो रखी है। ओके, नाउ बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को प्रोवाइड करूं जिससे ये सैटेलाइट इस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से फ्री हो जाए, और फ्री होने की वजह से ये कहाँ चली जाए, इन्फिनिटी में चली जाए। दोबारा सुन लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो हम इस सैटेलाइट को सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये जो सैटेलाइट है वो इस अर्थ के थ्रू बाइंड नहीं रहेगी, बाउंड नहीं रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, फ्री फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगी। तो इसे दूर भेजना है, इसको इसके ग्रेविटेशन फील्ड से हटाना है, तो वो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, अब समझ लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी की, तो जैसे अभी ये किस एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, इस एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, दिस एनर्जी, जो यहाँ पे इंडिकेट करती है कि ये जो सैटेलाइट है वो उस अर्थ के साथ इतनी एनर्जी के साथ बाइंड हो रखी है। बाइंडिंग एनर्जी हमें कितनी सप्लाई करनी है कि जिसकी वजह से ये एनर्जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, ये एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाए। तो हमें सेम बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट मैग्नीट्यूड में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करानी पड़ेगी। मतलब समझ लीजिए कि अगर इनके बीच में जो बाउंडेड सिस्टम जो है हमारे पास, ये सैटेलाइट इसके साथ एक एनर्जी है, मान के चल लीजिए कि 2 जूल एनर्जी के साथ ये इसके साथ जुड़ी हुई है, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करानी पड़ेगी जिससे ये एनर्जी ज़ीरो हो जाए। तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस का 2 जूल, कि ताकि ये एनर्जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको पता चल गई क्या होती है, और ये किसके इक्वल होती है और अपोजिट होती है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के इक्वल एंड अपोजिट होती है। इट मीन्स कि अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी ई बी से इंडिकेट कराते हैं से बी सफिक्स में, जो कि यहाँ पे बताता है ये किसके अपोजिटली दी जाती है और इक्वल दी जाती है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के अपोजिट एंड इक्वल दी जाती है। और कितना इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, उसके फॉर्मूले में माइनस, तो वो कैंसिल हो गए, प्लस दे देगा। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज सेम निकल के आएगा एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के, R प्लस एक्स। तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट E के ही इक्वल निकल के आएगा, बट अपोजिट साइन में। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अगर बताइए कि जो सैटेलाइट है वो इतनी एनर्जी के थ्रू जुड़ी हुई है, जैसे 1.3 जूल की एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, उसकी टोटल एनर्जी 1.3 है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट करने लग जाते हैं। नहीं, डायरेक्ट आपको देखना है कि वहाँ पे कितनी टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी को आप क्या कर दो, साइन के साथ रिवर्स फॉर्म में लिख दो, तो वही क्या निकल के आएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट निकल के आएगी। अब एक और बात, जैसे कि हम कभी देखते हैं कि कोई जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमारे पास जैसे माइनस साइन आ जाता है, तो तब हम वहाँ पे डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन कैसे देखेंगे। तो अगर हमारे पास जैसे हम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला देखें तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या लगेगी, वहाँ पे कम लगेगी। लेकिन अगर फॉर्मूले में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए तो वहाँ पे टर्म्स भी क्या हो जाते हैं, उल्टे। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिस्टेंस अगर हमने बढ़ा दी तो तब
जैसे बच्चे देखते हैं ना कि इन्वर्सली नहीं, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या कर देता है, उस चीज़ को ही रिवर्स कर देता है कि अगर यहाँ पे r+x मतलब डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी अर्थ के सेंटर से अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दी तो उस केस में यहाँ पे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव साइन का यही इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव वाले फॉर्मूले में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है, और जो डायरेक्टली का रिलेशन होता है पॉजिटिव वाले फॉर्मूले में वो यहाँ नेगेटिव में क्या बन जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं जिसमें मुझे यहाँ पे देखना है पैरामीटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट और अर्थ वहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच में यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्या ले रखी है, r+x ले रखी है, और ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाले फॉर्मूले में आपको जैसे डायरेक्टली या इन्वर्सली देखते हैं वैसे ही देखना है, लेकिन जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो उस केस में वहाँ पे वैल्यूज़ रिवर्स हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करवाया था कल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा r+x इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने r+x को डिक्रीज़ कर दिया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन है ना। और अगर r+x को इंक्रीज़ किया, डिस्टेंस इंक्रीज़ किया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जस्ट उल्टा। अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को देखूँ तो ये भी पॉजिटिव का फॉर्मूला है, और यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का। इट मीन्स कि अगर डिस्टेंस कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के केस की, तो पोटेंशियल एनर्जी और जो हमारे पास टोटल एनर्जी है उन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे नेगेटिव में है, और यहाँ पे r+x नीचे आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन बैठेगा। कैसे कि अगर हमने डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज़ करी तो पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, और अगर हमने डिस्टेंस इंक्रीज़ करी तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो ये रिलेशन है जिससे हमें पता चल सकता है कि अगर हम डिस्टेंस में वेरिएशन करें तो उस केस में एनर्जी एंड वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के।